अरविंद जी, आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? आज ये बूथ अध्यक्ष और बूथ प्रभारियों को बुलाया गया था और घोसी लोकसभा फतह करने के लिए, क्योंकि हमारे ये सैनिक लोग, अब हमारी जो सेना है, सेना हमारी कितनी तैयार है, कहाँ क्या दिक्कत है, उन सारे चीज़ों को देखते हुए और इसके साथ एक और उद्देश्य था कि हमारे जो गठबंधन साथी लोग हैं, सुभाषपा, अपना दल, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष हैं, दूसरे को जानने पहचाने और गांव में जाने के बाद एक साथ मिलकर के सभी लोग चुनाव निशान छड़ी पर वोट मांगने का काम करें, इसी उद्देश्य है। विपक्षी दल कहीं ना कहीं जो बीजेपी का नाम लेते हुए एक भावना फैला रही थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और पार्टी के आपके साथ नहीं है, क्या कहेंगे? कहीं कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि विरोधी देखिए अब हताश हो चुका है। विरोधी के पास कोई एजेंडा बचा नहीं है, न ही विकास का एजेंडा है, न ही क्षेत्र का एजेंडा है और न ही किसी कार्यकर्ता को कहने का एजेंडा उनके पास बचा। तो जो मजबूत रहता है उसी के खिलाफ आवाज़ लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी हमारा तो खुद के सहयोग है। हम एक दिन में 39 कार्यक्रम कर रहे हैं, 29, 30, 32, 33, 39, 40 तक कार्यक्रम कर रहे हैं। हर कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष, बूथ के पदाधिकारी और सेक्टर के संयोजक, शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी सभी लोग मिलजुल करके हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। कौन ऐसी पार्टी होगी भाई? विपक्ष के लोग तो 10 बजे के बाद प्रचार करना बंद कर देते हैं, लेकिन हमें रात को लेकर के 1:30 बजे 2 बजे तक 150 की संख्या में उन सामान्य वर्ग की बस्तियों में लोग बैठे रह रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो किस प्रकार से सभी लोग दिमाग लगा के रखे हुए हैं कि हम सभी लोगों को इस बार कोई चूक नहीं करना है, विरोधियों की बातों में नहीं आना है। आने वाले 1 तारीख को एक वोट चुन करके चुनाव निशान छड़ी पर दे करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। सर, मोदी जी का कहीं ना कहीं 400 पार सीट का है, लेकिन विपक्ष का 400 पार कैसे 400 पार से हार होगा? ऐसा है, मैंने बताया ना, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। विपक्ष बात क्यों नहीं करता है रोजगार? विपक्ष क्यों नहीं बात करता है शिक्षा में बदलाव? विपक्ष क्यों नहीं बात करता है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की? विपक्ष क्यों नहीं बात करता है 50% आरक्षण महिलाओं को दिलाने की? विपक्ष बात क्यों नहीं करता है जो छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती? विपक्ष वो जानते हैं, विपक्ष में कौन है? अखिलेश यादव जी ने। तो अखिलेश यादव जी तो हमसे 3 साल पहले कह ही चुके हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव बीता, मुझे याद है वो दिन भी याद है जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 2027 का लक्ष्य रखा जाए, 2027 में देखा जाए। सर, विपक्ष का एक और आरोप है कि कह रहे हैं कि बीजेपी के ही घोषणा पत्र बना है, सुभाषपा का कोई घोषणा पत्र नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? सुभाषपा का घोषणा पत्र पूरे प्रदेश के लोगों को पता है। हम घोषणा पत्र नहीं बनाते, हम घोषणा करते हैं और जितना हमने घोषणा किया है उतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। थोड़ा विपक्ष के लोग तो बता दें कि उनके घोषणा पत्र में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं समाज में विद्वेष फैलाने वाली है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं समाज के संस्कार को बदलने वाली है, कहीं ना कहीं वो समाज में कटुता की भावना पैदा करने वाली है। यहाँ पर एक नारा है, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, ऐसा नारा हम लोग देते हैं। और विपक्ष बार बार मुस्लिम समुदाय को कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो आपकी गर्दन तोड़ेंगे। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि आज देश भारतीय संविधान से चल रहा है। ये लोग कहीं पे चिल्ला रहे हैं कि संविधान खतरे में। कहाँ संविधान खतरे में भाई? अरविंद जी, आप युवा प्रत्याशी हैं और असला विधानसभा में एक आप तो युवा है, लेकिन बुजुर्ग आपके दीवाने हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कई वीडियो में देखने को मिला, आपके नज़दीक में असला विधानसभा में एक बुजुर्ग 85 साल के हैं जो कि आपकी दीवानगी में दहाड़ रहे हैं, और भी गौर समाज से, क्या कहेंगे? बाबूजी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, ऐसे बुजुर्ग ही नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि बच्चे और बुजुर्ग भगवान के स्वरूप होते हैं ना, तो आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि 85 साल के बुजुर्ग हैं तो भगवान के स्वरूप है। अभी विगत दिनों मैंने जब ऐसे लोगों का चरण छुआ तो आपके ही मीडिया चैनलों पर चलना चालू हो गया कि अरविंद राजभर को झुका दिया गया। तो भाई हमको कौन झुका सकता है? हमारे संस्कार में है, हमारे व्यवहार में है। हम अपनी जनता को देवतुल्य मानते हैं और अपनी देवताओं के सामने एक बार नहीं 100 प्राथमिकता जो कि युवाओं के लिए क्या रखेंगे? बहुत प्राथमिकता है। प्राथमिकता में क्या क्या बताएं आपको? मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ खड़ा हो जाता हूँ, वहीं विकल्प तैयार कर देता हूँ। यहाँ भैया काम करने के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। मैं पर्टिकुलर किसी एक चीज़ 2 रखते रहते हैं। ऐसे लोग सारे समाज का ठेका ले रखे हैं वो लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर पत्रक, तो इनसे कह दीजिए पत्रक देना बंद कर दें, फिर अपनी बात कहना बंद कर दें। वो नोटा दबाएं 1 तारीख को, मैं उस पर नहीं जाता। ये समाज जानता है कि आरक्षण बाहर पे चिल्लाने से नहीं मिलता है। आरक्षण मिलेगा तब जब सदन के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा होकर इस आरक्षण की चर्चा करेगा, उसकी फाइल को दौड़ाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारे नेताजी मंत्री हैं, विधायक भी हैं। सदन के अंदर कितनी बार बोला उन लोगों ने, बाहर धरना प्रदर्शन करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता।
लेकिन सदन के अंदर जब ओम प्रकाश राजभर ने चाँप के बोला तो 17 जनपदों का सर्वेक्षण हो गया। सर्वेक्षण होकर स्क्रूटनी हुआ, जातियों की स्क्रूटनी हुई, उसके बाद उस शोध संस्थान में फाइल गई, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से फाइल को फिर शोध संस्थान से वापस लाया गया। अब उस फाइल को दिल्ली सरकार को भेजने की स्थिति आ गई थी। हर बात को हम बाजा बजा के नहीं करते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि जब हम अपने काम को अंजाम दे दें तब हम इस बात को बताएं। तब तक आचार संहिता लग गया और मैं वो चाहे नोटा दबा में चाहे कुछ दबा में, वो से हमसे नहीं मतलब है। और वो का नोटा दबाएंगे, वो सब के सब बनारस के रहने वाले लोग हैं। घोसी में आके वो नोटा का मतदाता है कहाँ? यहाँ के जो मतदाता यहाँ बैठे थे ना, ये लोग जानते हैं अच्छी प्रकार से हमारा आरक्षण तभी मिल पाएगा जब हमारा नेता सदन के अंदर जाएगा। सदन के अंदर जो आवाज़ उठती है वही कार्य रूप में आती है, वही मूर्त रूप लेता है। तो कहीं ना कहीं ये बात उन साथियों को समझना चाहिए। सरकार में जब लौटेंगे आप, मतलब एनडीए की सरकार जब बनेगी और कहीं ना कहीं सांसद अब बन के दिल्ली जाएंगे, तो जो अपने मंच के माध्यम से किसी नेता ने कहा कि एयरपोर्ट का नव निर्माण होगा रसड़ा में, कहाँ तक सत्यता है? ये बात आप सही कहे, एयरपोर्ट ही नहीं भैया, हम तो इस यहाँ रसड़ा को जिला भी बनाने की बातें आ रही है सामने। यहाँ तो मैं डीएम साहब को बैठाना चाहता हूँ, यहाँ तो हम एसपी साहब को बैठाना चाहते हैं। यहाँ वो सारे, जैसे यहाँ तहसील है ना, तो इसको जब जिला घोषित कराएंगे तो यहाँ जैसे मऊ जिला घोषित कराए थे स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी, तो मऊ जनपद का विकास हुआ। कल्पनाथ राय जी के बाद फिर विकास ठप हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ दोनों काम करने के लिए ईश्वर ने और जनता ने और हमारे युवा साथियों ने अरविंद राजभर पर हाथ रखा है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समयों में वो सारे काम किए जाएंगे जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके। और इस क्षेत्र में हमारे बाद चाहे जो भी आवे, हम जितना काम करके यहाँ से जाएं, उसके बाद चाहे जो भी आवे वो उसी काम को आगे बढ़ाने का संकल्प है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।